सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसकी हम सारी बेसिक टर्म्स को एक साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम वो चीज़ होती है जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। जैसे समझो कि जैसे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है और इन दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है। लेट से देखो इनिशियल स्टेज से समझते हैं हम इस चीज को। जैसे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एक टाइम t इक्वल्स टू 0 पर। सपोज दैट ये A है, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई, प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A है, प्रोडक्ट अभी फॉर्म नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद में क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये A है, ये A/2 हो जाएगा। मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी वापस से इन्वर्ट कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। तो सबसे पहले बात यह है कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम क्या हो, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, यूं कह दो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की इक्वल हो जाए, तब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। तो ये है इक्विलिब्रियम का मीनिंग। अब हम आगे चलते हैं इसके बारे में। इसमें एक टर्म यूज हुई है, ये जो ये साइन है ये किस चीज का, ये देखेंगे। एक साइन ये होता है, एक डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो है डायरेक्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन और ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो ये जो साइन है ये किस चीज को दिखा रहा है, ये है, ये तो रिवर्सिबल का है, ये ऊपर वाला इरिवर्सिबल रिएक्शन, और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन देखो इनके नीचे लिख देते हैं इस चीज को। इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी, जो रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, और रिवर्सिबल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, इन दोनों की इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो इन दोनों। ठीक है, तो देखो इनके बारे में डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स। ये क्या करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, लेकिन प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी वापस कन्वर्ट हो सकता है। खास बात ये है कि ये एक ओपन वेसल में होती है, ओपन वेसल में होती है, और ये एक क्लोज वेसल में होती है, या कंटेनर कह दो, इनके अंदर ये रिएक्शन होती है। तो ये इनके बीच के डिफरेंस है। और जो इक्विलिब्रियम है, खास बात ये जो टर्म इक्विलिब्रियम है ना, ये हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में ही होता है। इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड। जब भी आपको इक्विलिब्रियम के बारे में आपसे पूछे तो ये बात ध्यान रखना, जो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी उनमें ही इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा, और जो इरिवर्सिबल होगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड नहीं होगा, इज नॉट स्टैब्लिश्ड। तो ये तो कुछ डिफरेंस हो गए इनके बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन से, केपी और केसी। फिर इसका हम रिलेशन देखेंगे, वो लॉ ऑफ मास एक्शन से आएगा। तो अगला टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन आपको केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12 का जो चैप्टर है वहां पे भी यही चीज आएगी, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है कि जो रिएक्टेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन, जो उसकी पावर रेस्ट है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, मीन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन टू किसकी, रिएक्टेंट के, रिएक्टेंट प्रोडक्ट यानी केवल रिएक्टेंट की जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनकी पावर की इक्वल होगी। जैसे एक एग्जांपल समझो, जैसे ए बी फॉर्म कर रहा है, सी सी डी डी, ये एक रिएक्शन है। ये ए बी ये क्या है, ये तो है रिएक्टेंट जो कैपिटल में है, और वो जो कैपिटल सी और डी है ये है प्रोडक्ट।
और ये a स्मॉल b c, ये क्या है, ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। तो ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये इसकी पावर में चले जाएंगे। जैसे इसकी यही तो बताया ना, लॉ ऑफ मास एक्शन यही बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल। जैसे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एक के स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक के कंसंट्रेशन के पावर में चले जाएंगे, बी के स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट बी की कंसंट्रेशन के पावर में चले जाएंगे। ये चीज है, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो आएंगे उनके इक्वल है, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इनके इक्वल है। तो आप आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो रिएक्टेंट है इनके स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट की, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट के स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल नहीं है ये बात। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपको समझ में आ गया। जब भी लॉ ऑफ मास एक्शन निकालना हो तो क्या करना है, जो कोई भी रिएक्शन हो जो इक्विलिब्रियम में हो या ये आपको ये देखने को मिले तो क्या करना है, ये जो रिएक्टेंट की कोफिशिएंट इनको पावर में ले जाना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे N2 + H2 फॉर्म कर रहा है NH3, ये फॉर्म कर रहा है। तो आपसे ये पूछा जाए कि इसका सपोज दैट ये केवल इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, पहले रिएक्टेंट लिखना है, फिर इसकी जो कंसंट्रेशन लिखनी है रिएक्टेंट की, इसका जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में चले जाएगा। इसका कंसंट्रेशन लिखनी है, ये भी क्या है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करेगा, और इसका जो कोफिशिएंट है 3 वो इसकी पावर में चला जाएगा। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है, ठीक है। ये हमेशा इसके लिए नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तब प्रोडक्ट के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि ये अब जब ये रिएक्शन वापस पीछे की तरफ आएगी, ये पीछे से आगे की तरफ आएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो ये क्या करेगा, ये जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अब ये क्या बन गया, ये पूरी टर्म ये रिएक्टेंट बन गई और ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसकी लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर स्टैचोमेट्रिक, ये स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है NH3 की पावर 2, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहां से हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp और Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म ऑफ कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म ऑफ प्रेशर, दो रिलेशन यहां से। तो एक बेसिक इक्वेशन लेते हैं, जैसे यही, यहाँ जो कैपिटल है A और B, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, इनकी स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्मॉल c स्मॉल d, ये क्या है कोफिशिएंट, और कैपिटल C और D ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इससे रिप्रेजेंट किया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये R है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो रिएक्टेंट है उसकी जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इनकी कंसंट्रेशन की फॉर्म में पावर में चले जाएंगे। जैसे इस यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो उसकी पावर में चली जाएगी। बी भी क्या है, रिएक्टेंट, इसकी जो इस कंसंट्रेशन की जो कोफिशिएंट है ये इसके पावर में चले जाएंगे। ये बात ध्यान रखना कि जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये कंसंट्रेशन की पावर में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये रिजल्ट आया। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होगा तो एक कांस्टेंट आएगा के, जिसको हम के फॉरवर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। ये रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो ये रिएक्शन अब वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तब रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो ये क्या हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये रिएक्टेंट हो गया, पीछे की तरफ जाएगी, ये तो प्रोडक्ट हो गया। तो इस रिएक्टेंट के क्या जो कंसंट्रेशन के पावर में लिखने, इनके जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये,
और ये जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो के आएगा, के बैकवर्ड का आएगा और ये टर्म हमको मिलेगी। ये इक्वेशन सेकंड है। अब करना क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो टर्म्स आई है, इनको क्या करना है, ये इक्विलिब्रियम पर होगी ना, ये रिएक्शन जैसे इक्विलिब्रियम पर है, तो क्या करना है, एट इक्विलिब्रियम इन दोनों के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल हो जाएंगे। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए तब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो यहाँ से क्या टर्म आई, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये रहा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये टर्म्स लिख लो, के एफ के, ये क्या है, रिएक्टेंट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये टर्म्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये टर्म आ गई, ये इक्वेशन थर्ड। अब देखो होगा क्या, इस टर्म को अपन को के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है। करना क्या आपको, इसके ये के बी है, ये के एफ के नीचे लाना है और ये वाली टर्म यहाँ डिवाइड में चली जाएगी। ये जो मल्टीप्लाई में ये यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और ये जो मल्टीप्लाई में ये नीचे चलेगा। देखो ये रिजल्ट फॉर्म होगा, यहाँ से क्या आएगा, ये टर्म तो यहाँ आ जाएगी के फॉरवर्ड के बैकवर्ड इक्वल्स टू सी की पावर सी डी की पावर स्मॉल डी, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, ये टर्म। ठीक है, ये टर्म आ गई। तो इस टर्म को ही क्या कहेंगे, ये रेट कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है ना, ये दोनों जब साथ आ गए ना, इनको डिवाइड करेंगे तो जो टर्म आएगी उसको कहेंगे के सी। के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ये चीज है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। क्या करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, लो ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर दोनों इक्वल आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इनको इस तरह से अरेंज करो कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डिवाइड कर दो, फिर ये जो रिजल्ट आएगा ये इसको कहते हैं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। जब भी आपको केसी निकालना आप डायरेक्ट यूज करना एक ये तरीका, जो ये क्या है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये है रिएक्टेंट, ये नीचे वाली तो है रिएक्टेंट, ऊपर वाला है प्रोडक्ट। मेन मतलब ये है, आपको ऊपर तो लिखना है प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट, और नीचे लिखना है प्रोडक्ट, इनकी कंसंट्रेशन और इनकी पावर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे PCl5 ये फॉर्म कर रहा है PCl3 + Cl2। आपसे ये पूछे कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, Kc। पहले क्या लिखना है, जो प्रोडक्ट है ये नीचे आएगा प्रोडक्ट। हाँ ये क्या है, ये तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट था, नीचे वाला रिएक्टेंट था, तो प्रोडक्ट है ना, इसकी क्या लिखनी है, कंसंट्रेशन PCl3 Cl2, इनकी कंसंट्रेशन, और इनकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट में कुछ है नहीं, 1 1 है, ये पावर में आ जाएगा, डिवाइड बाय PCl5। ये जो टर्म है ना, ये जो जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, इसको एक नाम और से भी जानते हैं, एक्टिव मास। ये जो ये चीज है ना, इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं। एक्टिव मास क्या होता है, वो मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, वो मास जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको कहते हैं एक्टिव मास। ठीक है, तो ये क्या किया अपन को, जब भी ये आए तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर लिखनी है, या एक्टिव मास कह दो, डिवाइड बाय इसका जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे अमोनिया वाला लेते हैं, जैसे N2 + H2 क्या फॉर्म करेगा, 2NH3, और इसको करते हैं बैलेंस। ये अब इसके आपके लिए ये खा जाएगी, इसके लिए Kc निकालो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, Kc क्या लिखना है, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और उसकी पावर में 2 डिवाइड बाय
फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इसकी पावर में, जो इसकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये 1, इसकी फिर H2, ये जो पूरी टर्म है ना रिएक्टेंट, और इसकी जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, यहाँ लिखना है। तो ये क्या आ गई Kc। इस तरह आपको लिखना है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और जो उनकी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको उनकी कंसंट्रेशन की पावर में लिखना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट किया, Kc कैसे फाइंड आउट करोगे। इसको एक्टिव मास भी कहते हैं या फिर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। आपसे पूछा जाए कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी हो तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखने नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल्स आएंगे डिवाइड बाय टोटल, या वॉल्यूम ले दो, टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम, ये इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। कंसंट्रेशन जब भी फाइंड करने मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे एक दो चीजें और पूछ लिया, जैसे इसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, इसके 3 मोल्स दे रखे, इसके 2 मोल दे रखे, और इसके भी 2 मोल दे रखे। लेट से एक सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और आपसे कहे जी कि एक कंटेनर है 20 लीटर का, उसमें ये सब प्रेजेंट है, तो इनकी कंसंट्रेशन 20 तो ज़्यादा हो गया, लेट से इसको 1 लीटर के कंटेनर में सब प्रेजेंट है, ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 1 लीटर ले लिया, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा कि इसके लिए कैसे फाइंड आउट करो, ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, जो इनकी ये जो कंसंट्रेशन है ये लिखनी है इनकी PCl3 की पावर, इनकी पावर में जो इनको स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, इनकी प्रोडक्ट का लिखना है पहले तो ऊपर, तो फिर नीचे लिखना है रिएक्टेंट का, ये वाली टर्म, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल कितने हैं इसके PCl3 के, इसके दे रखे 2 मोल, और वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम पूरे की 1 दे रखी है। Cl3 के कितने मोल दे रखे, 2 मोल, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है 1, डिवाइड बाय PCl5, PCl5 देखो इसके कितने मोल दे रखे, 3 मोल, और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, ऐसे तो फाइंड करेंगे ना, एक्टिव मास के तो कंसंट्रेशन मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम लेनी है, 1 लीटर दे रखी है, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, Kc की। इस तरह आपको Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशन जो टर्म है इसको मोल अपॉन जो टोटल वॉल्यूम आएगा वो लिखनी है, ठीक है। ये तो आ गई आपको Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अब देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, Kp और Kc के बीच में। अब अगला ये तो आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन Kc, और अब कैलकुलेट करेंगे Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर, ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको चेंज क्या करना है, प्रेशर की टर्म में Kp, यहाँ Kc था कंसंट्रेशन, यहाँ Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रेशर की टर्म में Kp, और जो ये यहाँ हमने क्या लिखा था कंसंट्रेशन, यहाँ क्या आ जाएगा प्रेशर। इक्वेशन सेम ही है ये, इसी इक्वेशन को हम कंसीडर करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना रहे हैं, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, इनका प्रेशर पार्शियल प्रेशर, ये सारे गैस के फॉर्म में है, क्योंकि गैस के फॉर्म में ही प्रेशर आएगा, सॉलिड हो लिक्विड हो तो वहां प्रेशर कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अब क्या लिखोगे, C, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, पार्शियल प्रेशर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पावर रेज टू पावर, ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये टर्म, ये टर्म आएगी हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, यहाँ तो ये Kc की टर्म है तो ये एक्टिव मास है, और ये क्या है, यहाँ ये है पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं,
पार्शियल प्रेशर देखो कैलकुलेट करने का तरीका देखते हैं हम। पार्शियल प्रेशर ये है ना, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं हम। जैसे ये रिएक्शन ले लेते हैं, H2 + N2 फॉर्म कर रही है 2NH3, इसको करते हैं बैलेंस। ये ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाए इसके लिए, ये सब गैसेज में होना जरूरी है, तभी तो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करोगे। ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको इसमें एक चीज और दी हुई होगी, टोटल प्रेशर आपको गिवन है। टोटल प्रेशर लेट से 20 atm दे रखा है। ठीक है। और इनके नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है आपको। इसके लेट से 2 मोल गिवन है, इसके 1 मोल गिवन है, लेट से इसके 2 मोल गिवन है। ये क्वेश्चन आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन गिवी। आपसे पूछा जाए केपी कैलकुलेट करो इस टर्म के लिए, केपी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो केपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, ये पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। पार्शियल प्रेशर को किस तरह कैलकुलेट करोगे वो देखते हैं। यहाँ है तो आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो मोल को डिवाइड करना है टोटल वॉल्यूम से। अब कंसंट्रेशन को, इस पार्शियल प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखो। अब देखो पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, आपको मोल फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर के लिए, पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को अगर आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा। क्या कहा, पार्शियल प्रेशर, जिसको हम सपोज दैट पीटी से रिप्रेजेंट करें, मोल फ्रैक्शन से, जिसको हम ये हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था, जिसको जीटा, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, ये तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको कैलकुलेट करना। अब देखो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। मोल फ्रैक्शन, जिससे एक ये कंटेनर है, ये ए है, ये बी है, इसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, ये 2 मोल है और ये है 4 मोल दे रखी है आपको। अब आपको पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जीटा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो करना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालनी हो तो जिसके पूछे उसके मोल लिख देना डिवाइड बाय टोटल मोल। क्या बताया, जिसके मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उसके लिए क्या करना है, जिसके मोल पूछे वो लिख देना डिवाइड बाय टोटल मोल। तो किसके पूछे, एक के पूछे तो मोल कितने, एक के 2 डिवाइड बाय टोटल मोल कितने 6। अब आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करोगे, जिसके मोल पूछे जाए उसके तो लिखने ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल कितने 6। इस तरह आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी। और एक चीज यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट और भी आएगा, जीटा ए प्लस, जब भी आप जीटा बी करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये हमेशा 1 आएगा। ये कंटेनर अगर यहाँ एक और भी बड़ा होता है, यहाँ सी भी लगा होता, लेट से इसकी नंबर ऑफ मोल 6 मोल होते, कुछ भी होते, तो भी ये आता जीटा ए प्लस जीटा बी जीटा सी हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम करना है, ये जो टोटल वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, अब ये मोल फ्रैक्शन का आपको पता चल गया, जिसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें उसके मोल फ्रैक्शन कहा जाए उसके तो ऊपर लिखना है डिवाइड बाय टोटल मोल। इस तरह आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए केपी की इक्वेशन क्या होगी, केपी की इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए, जो प्रोडक्ट है इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर, ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट की पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 और इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ये अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल प्रेशर। तो ये पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले इसके लिए कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। सबसे पहले इसके लिए पार्शियल प्रेशर से पहले आपको मोल फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे NH3 के लिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, जिसके मोल पूछे जाए उसके तो लिखने आपको ऊपर
जिसके जिसके बारे मोल मोल फ्रैक्शन पूछा जाए उसके तो मोल लिखने हैं आपको ऊपर, और डिवाइड बाय जो टोटल मोल है वो 2 1 2 कितने हो गए 5। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऐसे कैलकुलेट करोगे। मोल फ्रैक्शन अब जैसे इसका बताओ H2 का क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 क्या आएगा, जैसे कितने मोल है टोटल, इसके मोल देखो H2 के, इसके पूछे जाए उसके मोल ऊपर लिखना है डिवाइड बाय टोटल मोल कितने 5। आपसे पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो N2 के मोल कितने 1 डिवाइड बाय टोटल मोल 5। ये आपके पास आ गए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो मोल फ्रैक्शन किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्रेशर से, तो आपको क्या मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या आएगा पीएच3 का, ये टोटल मोल कितने हैं, सॉरी मोल फ्रैक्शन कितना है, ये मल्टीप्लाई करना है टोटल प्रेशर से, कितना है 20, तो ये क्या रिजल्ट आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आएगा 8। ये रिजल्ट आ गया। तो Kp यहाँ लिखते हैं, Kp क्या आएगा, ये आ गया 8। Kp पी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का तो 8 आ गया। अब कैलकुलेट करते हैं H2 और N2 के लिए, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की मोल फ्रैक्शन कितने हैं 2/5 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कितने 20, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका भी कितना आ रहा है रिजल्ट 80 आ रहा है, ये यहाँ लिख लिया। ये देखो यहाँ लिखते जा रहे हैं, और इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 3। अब कैलकुलेट करते हैं इसके लिए N2 के लिए, पार्शियल प्रेशर फॉर N2 के लिए मोल फ्रैक्शन कितना है 1/5 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 20, तो ये किसका क्या आ गया 4। ठीक है, इस तरह क्या देखा हमने, कैसे कैलकुलेट करोगे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे, जो टोटल मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को जीटा से तो मल्टीप्लाई बाय किससे करना है टोटल प्रेशर से, तो आपको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर। यही तो क्या ना, मोल फ्रैक्शन इसका 2/5 था, इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना था 2/5, हमको पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना था तो टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है आपको सबसे पहली बात, और फिर उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये आएगा Kp, ये रिजल्ट आएगा 1/32। इस तरह आप कैलकुलेट करोगे Kp और कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इनके बीच में रिलेशन देखेंगे Kp और Kc के बीच में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ड्रॉप ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने देख लिया है। अब इनके बीच में रिलेशन देखते हैं। एक बार जितना पढ़ा उसको मैं एक शॉर्ट में बता दूं आपको। ये हमने एक इक्वेशन मानी थी जिससे हमने कैलकुलेट किया Kp और Kc। Kp कैसे कैलकुलेट, सबसे पहले कैसे कैलकुलेट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। ये क्या है, प्रोडक्ट के क्या है लिखना है, कंसंट्रेशन लिखनी है, और इनकी जो पावर है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये ऊपर चले पावर में चले जाएंगे यहाँ इस फॉर्म में, डिवाइड बाय किसके ऊपर तो लिखते हैं प्रोडक्ट के, नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट की। ये कैसे ऐसे कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन की जो पावर है स्टोइचोमेट्री ऊपर लिख दोगे पावर में, और फिर रिएक्टेंट की लिख दोगे। ये कैसे कैलकुलेट किया था, और ये जो टर्म क्या है, ये टर्म ये एक्टिव मास, या फिर इसको आप कंसंट्रेशन भी कहते हो। कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये ऐसे कैलकुलेट करोगे। फिर क्या देखा हमने, Kp देखा। Kp कैसे देखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ C, और इसकी जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है इससे को करना है पावर में ले जाना है। ये हो गया पार्शियल प्रेशर लिखने का तरीका।
ठीक है, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे आप? पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन, जिसका निकालना हो मोल फ्रैक्शन डिवाइड बाय टोटल, सॉरी मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे? जिसके मोल पूछे जाए उसको ऊपर लिखना है और डिवाइड बाय टोटल मोल करना है। ये मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन आएगा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आएगा जिसको हम बहुत जगह यूज करेंगे, वो कैलकुलेट करते हैं। तो वो जो रिलेशन आएगा उसके लिए आपको सबसे पहले केपी की ये आपको लिखनी है, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म ऑफ प्रेशर, ये लिखना है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे कुछ लिखो, ये प्रेशर है। प्रेशर के लिए आपको आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है? PV = nRT, यही तो है आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो ये चला जाएगा N/V/RT, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमने देखा था कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी हो तो यही तो करेंगे ना, ये कंसंट्रेशन को ये तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमने देखा था अभी कैसे कैलकुलेट किया था, तो नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये आ गई कंसंट्रेशन। तो यहाँ से केपी कैसे फाइंड आउट होगा? देखो ये क्या है, ये यहाँ प्रेशर है, ये टर्म यहाँ आ जाएगी, ये चीज क्या है? C, कंसंट्रेशन है ये, मल्टीप्लाई बाय RT। ठीक है, तो कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? ये कंसंट्रेशन वो लिखनी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? C, और इसकी पावर C, और मल्टीप्लाई में RT की पावर, ये C तो रहेगा ही ना, ये चीज पूरी रिप्लेस हो जाएगी, कंसंट्रेशन इनटू RT की पावर C। देखो इससे लिख दो आप, ये चाहे RT की पावर C, फिर D RT की पावर D मल्टीप्लाई बाय RT की पावर कंसंट्रेशन ऑफ A RT की पावर A। ये एक क्या है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, RT की पावर B क्या है? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया? Kp आ गया। अब देखो RT सब में कॉमन है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? Kp C की पावर C, D की पावर स्मॉल d, A की पावर स्मॉल a, B की पावर, और बचा क्या? RT। ऊपर क्या? RT की पावर, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, C + D, और नीचे RT की पावर A + B। अब देखो जब इन दोनों का बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाएगी, तो ये किस फॉर्म में जाएगी? पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस के फॉर्म में जाएगी, ऐसे ये टर्म ऊपर जाएगी ना, ये वाली। तो यही तो होगा ना, बेस सेम है तो पावर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस का लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या चीज है? यहां से रिजल्ट देखो आप, ये टर्म क्या चीज है? यही तो है Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, यही तो है वो चीज। तो यहां से क्या आ रहा है? Kp = ये चीज क्या है? Kc RT, और ये RT की पावर C + D - A + B, इसको हम डेल्टा Ng भी कहते हैं। Kp = Kc RT/डेल्टा Ng। डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट करना है? डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट करोगे? C + D - A + B, और ये गैसियस के होनी चाहिए, जो टर्म्स है ना ये सारी गैसियस में होनी चाहिए, ऐसे कैलकुलेट करोगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको Kp और Kc का रिलेशन के बारे में पूछा जाए। जिससे आपसे पूछा जाए, सपोज दैट ये सारे गैसियस है, इनका रिलेशन बताओ Kp और Kc की टर्म है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो Kp = Kc RT/डेल्टा Ng,
और ये जो डेल्टा एन जी क्या, ये क्या चीज़ है, सी प्लस डी। ये जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने हैं, सी के पहले किसके लिखने हैं, प्रोडक्ट के लिखने हैं, फिर रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट के कितने, 1 + 1 माइनस ये किसके, रिएक्टेंट के। और ये सारे गैसेस होने चाहिए, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये रिलेशन आ गया इस इक्वेशन के लिए Kp और Kc का। ये आपको इक्वेशन Kp = Kc RT/ΔNg याद रखनी है हमेशा। और ये हमेशा गैसीय होनी चाहिए, A+B। ये जो इनके जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है गैसीय के कंसीडर करेंगे। अगर ये हो सपोज दैट H2O हो, लिक्विड हो, इक्विलिब्रियम में हो, H2O गैस से, तो इसके लिए आपसे पूछा जाए Kp और Kc की रिलेशन बताओ, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो Kp = Kc RT/ΔNg। किसके लिखने पहले, गैसियस के लिखने, किस गैसियस वाले, प्रोडक्ट के लिखने, फिर रिएक्टेंट के। तो इसके देखो कितने, 1, ठीक है। और माइनस थोड़ा होगा यहाँ, ये अब की बार लिक्विड में है और हमको केवल गैसियस के ही कंसीडर करने हैं जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, लिक्विड के कंसीडर नहीं करने। तो इसको हम 0 कंसीडर करेंगे लिक्विड के लिए। ये यहाँ सॉलिड आ जाए तो भी इसको 0 ही कंसीडर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, केवल आपको गैसियस के कंसीडर करने हैं। कॉपर प्लस सिल्वर +2, ये फॉर्म हो रहा है Cu +2 + 2 Ag। ये देख रखा आपको सॉलिड में, ये एक्वस में, ये एक्वस में, ये सॉलिड में। अब की बार आपसे ये पूछा जाए कि इसके Kp और Kc कैसे कैलकुलेट करोगे, तो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब की बार क्या है, सारे के सारे किसके अंदर फॉर्म है, सॉलिड एक्वस, सॉलिड एक्वस। तो जब भी ये चीजें आ जाए आपके सामने, ठीक है, गैसेस तो कंसीडर करना ही है, जब भी ये आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप। तो Kp = Kc RT/ΔNg। केवल गैसेस के कंसीडर करने, यहाँ गैसेस के है नहीं, ठीक है। तो इस तरह आप देखना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0, ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, Kp और Kc की यूनिट देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यूनिट फॉर Kp एंड Kc, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे यूनिट। अब देखो Kc को क्या लिखते हैं हम, जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो ये इक्वेशन को कंसीडर करके तब क्या रिजल्ट आया था हमारे पास। ये आया था C की कंसंट्रेशन, B की, फिर एक की कंसंट्रेशन, B की। कंसंट्रेशन को क्या लिखते हैं, मोल/वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो Kc, इसके लिए भी क्या आएगा, कंसंट्रेशन मोल/ और वॉल्यूम को किस में लेंगे, लीटर में की पावर C। D के लिए भी आएगा मोल/लीटर की पावर D। एक की क्या लिखेंगे, मोल/लीटर A, मोल/लीटर B। अब देखो सबके बेस सेम है तो पावर क्या करेंगे, इनके तो ऐड हो जाएगी, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्या रिजल्ट आएगा, मोल/लीटर की पावर में C+D - A+B। ये रिजल्ट आ गया, ये देखो C+D, और ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे A+D, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करने हो, मोल इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी हो तो ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आपको पूछा जाए, जैसे वो पिछली वाली इक्वेशन ही लेते हैं हम, N2 + H2 अमोनिया फॉर्म कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए इसके मोल बताओ Kc की टर्म में, तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सारे गैस इसमें, मोल कैसे कैलकुलेट करोगे। तो मोल कैलकुलेट करना है तो ये लिखना है Kc
ये टर्म मोल अपॉन लीटर, इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मोल अपॉन लीटर करना है, और इसके जो पहले किसके लिखने हैं, ये क्या चीज़ है, प्रोडक्ट, ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। तो प्रोडक्ट के कितने हैं 2, और रिएक्टेंट के कितने हैं 4, -4, तो ये कितना आ जाएगा -2। तो ये क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई। इस तरह आपको यूनिट कैलकुलेट करनी है केसी की। केपी के लिए क्या था, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर वो किस यूनिट में कैलकुलेट करते हैं, एटीएम में। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे ये, इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके कंसंट्रेशन के लिए मोल अपॉन वॉल्यूम क्या आता है, तो इसके लिए क्या यूज होता है, प्रेशर के लिए, पार्शियल प्रेशर के लिए एटीएम, ठीक है। केपी इज इक्वल्स टू, इसके लिए आएगा एटीएम, एटीएम सारे एटीएम से रिप्रेजेंट हो जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से क्या है, एटीएम, इनकी पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इनके भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, देखो ऐसे a प्लस बी, और जब देखो ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में चली जाएगी, ऐसे a प्लस बी। तो आपके लिए ये इक्वेशन लेते हैं, और इसी के लिए आपसे पूछे केसी की यूनिट बताओ और केपी की यूनिट बताओ, तो केपी की कैसे कैलकुलेट करोगे, एटीएम लिखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर प्रोडक्ट के जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो लेने, फिर रिएक्टेंट के माइनस करने। तो प्रोडक्ट के कितने हैं, ये 2, और रिएक्टेंट के कितने हैं, -4, 3 + 1 4 हो गए ना, तो 2 - 4, तो रिजल्ट क्या आ गया, -2। ये इस तरह आप कैलकुलेट करोगे केपी और केसी की यूनिट। तो ये केपी और केसी की यूनिट कैलकुलेट करने का मेथड हो गया, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, केपी केसी के बीच में रिलेशन देगा, केपी इज इक्वल टू केसी अपॉन डेल्टा एन जी, फिर इनकी यूनिट देख ली, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपसे ये पूछा जाए, सपोज दैट ये दे रखा हो 2a + b, ये फॉर्म कर रहा है c, इसके नंबर ऑफ मोल्स है दे रखे है 4 मोल दे रखे है, इसके दे रखे है 3 मोल दे रखे है, इसके लेट से 2 मोल दे रखे है, और आपको दे रखा है ये एक लेट से 4 लीटर वेसल के अंदर, और इसका जो टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल प्रेशर ये दे रखा है लेट से 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम ये। तो आपको पूछा जाए केसी एंड केपी कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, केपी और केसी कैलकुलेट करोगे, तो करना क्या है, केसी को कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और इसकी जो पावर है स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये तो है नहीं, यहाँ सपोज दैट 3 ले लेते हैं, ये नहीं भी हो तो ठीक है, चलो इसको रहने दो, फिर 1 ही रहने दो, 3 लोगे तो फिर ये पावर में चली जाएगी, एक ही बात है, डिवाइड बाय एक की कंसंट्रेशन और इसकी जो स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है, फिर बी, फिर 1, बी की कंसंट्रेशन पावर, तो केसी क्या आ जाएगा, सी, ये सी क्या है, सी को क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को क्या लिखेंगे, मोल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये तो लिखेंगे ना कंसंट्रेशन। तो इसकी कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके मोल कितने हैं 2, और ये टोटल वॉल्यूम कितना है 4 लीटर वैसे में दे रखा है, ठीक है। एक के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, एक के मोल कितने हैं 4, और टोटल वॉल्यूम 4, और ये पावर भी तो है यहाँ, ये ध्यान रखनी है आपको। फिर बी के 3 मोल और टोटल प्रेशर 4, सॉरी हाँ टोटल वॉल्यूम 4, हाँ, और डिवाइड ये इसकी पावर 1, तो यहाँ से
ये क्या आ गया हमारे पास, केसी। इसको आप सॉल्व करोगे तो केसी आ जाएगा। अब केपी कैसे कैलकुलेट करोगे, केपी कैसे कैलकुलेट करोगे, केपी के लिए क्या इक्वेशन होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसके लिए देखो की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 1, यही तो आएगा ना केपी। तो ये पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल प्रेशर से। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन, जिसको हमने जीटा से रिप्रेजेंट किया था, इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है ये। तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करो, जिसके कैलकुलेट करने हैं उसके तो मोल ऊपर लिखने हैं डिवाइड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल फ्रैक्शन जिसके मोल कैलकुलेट करने हैं उसके तो ऊपर लिखने हैं डिवाइड बाय टोटल मोल, टोटल मोल जिसके कैलकुलेट करने हो, इसके कैलकुलेट करने मोल हो, मोल फ्रैक्शन जिसका कैलकुलेट करना हो उसके मोल तो ऊपर लिखने हैं डिवाइड बाय टोटल मोल करना है। ठीक है, तो अब देखो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, इसके कैलकुलेट करो आप। पहले तो बताओ मोल फ्रैक्शन क्या है इसका, सी का मोल फ्रैक्शन, तो टोटल मोल कितने हैं 2, सॉरी सी के मोल कितने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी देख रहे हैं हम, सी के मोल कितने हैं 2 डिवाइड बाय टोटल मोल कितने हैं 4 + 3 7, 7 + 2 9, ये ठीक है। अब आपसे पूछे ये इसके कैलकुलेट करो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो एक के मोल कितने हैं 4 डिवाइड बाय टोटल मोल 9। मोल फ्रैक्शन ऑफ आपसे पूछे बी, तो बी के मोल कितने हैं 3 डिवाइड बाय टोटल मोल 9 ये, और इन सबको करना है टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी कैसे कैलकुलेट, मोल फ्रैक्शन तुमने कैलकुलेट कर लिया 2/9 इंटू टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 50 ये, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 4/9 इंटू टोटल प्रेशर 50, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना है 3/9 इंटू टोटल प्रेशर 50। तो ये कैलकुलेट कर लोगे केपी और कैसे ऐसे कैलकुलेट करना है। रिलेशन देखोगे इसके बीच में, तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी अपॉन डेल्टा एन जी, इस तरह इसका रिलेशन आपको कैलकुलेट करना है। ये सारे केसेस में केपी इज इक्वल टू केसी आरटी अपॉन डेल्टा एन जी। ये डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगी, ये जो इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसके देखेंगे प्रोडक्ट के, इसका 1 माइनस फिर देखेंगे रिएक्टेंट के 2 + 1 तो आ जाएगा 3। तो केपी इज इक्वल टू केसी आरटी अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ से 1 - 3 जो आ जाएगा -2। ठीक है, इस तरह आप केपी और केसी के बीच में रिलेशन देखोगे। आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 ये है ना, एटीएम लीटर मोल केल्विन, ये इसकी यूनिट है। ये आप इसको इन शॉर्ट क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने के लिए आर की वैल्यू 1/12 ले लो। तो 1/12 को जब आप डिवाइड करोगे ना तो आपको यही मिलेगा 0.0821, और इसकी आगे की यूनिट है एटीएम लीटर मोल पर केल्विन। ठीक है, ये हमने देखा केपी और केसी के बीच में रिलेशन और क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इनकी। ठीक है, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो अगर सपोज दैट एक रिएक्शन दे रखी हो A + B जो फॉर्म कर रहा है C, ठीक है, इसके लिए आपसे पूछा जाए केसी की इक्वेशन क्या होगी, तो कैसे कैलकुलेट करोगे केसी,
सी लिख दोगे, सी की कंसंट्रेशन किस, सी मतलब प्रोडक्ट सॉरी रिएक्ट प्रोडक्ट की लिखनी है कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए और बी। अब इसी रिएक्शन को हम ये कर देंगे, इसको रिवर्ट, इसको उल्टा कर दें रिएक्शन को, ये हो सी से बन रहे है ए, ऐसे कर दिया ए प्लस बी, तब क्या होगा? तो केसी की अब बताओ क्या होगी? ये तो इसके लिए बताओ केसी की ए और बी की कंसंट्रेशन जो कि है प्रोडक्ट और फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इन देखो दोनों में क्या फर्क आ रहा है। लेट से इस केसी को हम इसको 1 ले लेते, इसको 2 ले लेते। अब देखो इनमें फर्क क्या आ रहा है। अगर इस टर्म को मैं उल्टा कर दूं तो K1 नहीं मिल जाएगा क्या? तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इस चीज को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तब ये तो टर्म मिलेगी ना, इसको रेसिप्रोकल करो तो इससे ऊपर चला जाएगा और भी नीचे आ जाएगा। तो जब भी आप ये चेंज करो ए प्लस बी इक्विलिब्रियम है सी के और सी और ए और बी इक्विलिब्रियम है से, अब इसको अगर रिवर्स कर दो तो ये जो इनकी दोनों की जो है ना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये भी क्या हो जाएगी? इनवर्स हो जाएगी ऐसे। और भी आपको एग्जाम्पल ले लो, फिर उसको उल्टा करो तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अगर आप किसी दो इक्विलिब्रियम है और आप इस रिएक्शन को उल्टा कर देते हो तो ये इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज दैट ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये इक्विलिब्रियम है, एक बार तो ऐसे हो गया, एक बार इसको हम ऐसे लिख देते हैं, या इससे बेटर हाँ ये रहने दो फिर, ठीक है। अब देखो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? इसकी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की पावर 2 और रिएक्टेंट की O2 H2, इसके लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? O2 H2 डिवाइड बाय OH की पावर 2। तो अब इस टर्म को आप उल्टी करोगे ना, रेसिप्रोकल के, इसको K2 ले लो तो K1 की इक्वल कब आएगी? 1/K2 करोगे ना तब। तो जब भी आप इसको इनको चेंज कर दो, इन्वर्स कर दो, है ना, तो भी आपको क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। जब भी आप मल्टीप्लाई करो तब क्या होगा? जब भी मल्टीप्लाई करो तो जैसे N2 + O2 ये फॉर्म करे 2NO। अब मैं इस पूरी टर्म को पहले तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ, पहले लिखेंगे प्रोडक्ट फिर लिखेंगे रिएक्टेंट ये। अब इस पूरी टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तब क्या चेंज आएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2N2 + 2O2 और ये क्या फॉर्म करेगा? 4NO। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। NO की पावर 4, N2 की पावर 2, O2 की पावर 2। ये जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है पावर में चले जाएंगे। अब यहाँ से देखो एक चीज देखो, अगर मैं ये आगे करते इस चेंज को, अगर मैं ऐसे कर दूं, इस चीज को ऐसे लिख दूं कि टोटल पावर 2 लिख दूं, कोई चेंज, ये पावर को एक साथ लिख दूं और ये 4 क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ना। ये क्यों लिखा देखो, इसको सपोज दैट 2 ले लेते, इसको 1 ले लेते, है ना। अब देखो ये चेंज देखो, जब किसी टर्म को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये टर्म आ रही है ना यहाँ, तो K2 क्या आएगा आपके पास? यहाँ से K2 क्या आ जाएगा? K1 की पावर 2। जब भी आप किसी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वो चली जाएगी उसकी पावर में, ठीक है। ये चेंज करना है आपको। अगर यही चीज यहाँ हम इसको सपोज दैट 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 3 आ जाता, 3 आ जाता और यहाँ कितना आ जाता? 6 आ जाता। तो ये यहाँ 6 चला जाता, फिर यहाँ 3 3
तो फिर क्या आता है, कॉमन क्या आती है, बाहर 3 निकल के आती है। ठीक है, अब क्यू आर कितने से मल्टीप्लाई होता है, 3 से। ये डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब देखते हैं जब ऐड करेंगे तब क्या रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले हमने क्या देखा, जब हम उसको चेंज कर देते पूरे, इस चीज को यहाँ लिया था इसको उस तरफ, तब रेसिप्रोकल में चले जाएगा। जब हम इस चीज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज से, तब वो पावर में चला जाएगा। अब देखते हैं जब ऐड करते हैं दो इक्वेशन को तब क्या चेंज आता है, ऐड करते हैं तब क्या आता है और माइनस करते हैं तब क्या आता है। अब देखो ऐड करते हैं तब क्या चेंज आएगा, जैसे ए और बी है इक्विलिब्रियम में, एक्स और वाई है इक्विलिब्रियम में, ये ठीक है। अब आपको कहा जाएगा पहले तो इनकी ये बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। इसको ले देते K1, क्या आएगा बी अपॉन ए, और इसके लिए वाई अपॉन एक्स, ये तो आएगा ना, ये दो चीज। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो ये जो रिएक्टेंट है वो ऐड हो जाएंगे, a प्लस एक्स इक्विलिब्रियम में रहेगा b प्लस वाई के, ये ठीक है। अब इसके लिए बताओ क्या वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, b की कंसंट्रेशन, y की कंसंट्रेशन जो कि है प्रोडक्ट, और फिर रिएक्टेंट की ये। अब आप देखो ये टर्म इसमें किस फॉर्मेट में कैसे आ सकती है, अगर इसी चीज को ऐसे लिख दे K1 इंटू K2 तो ये चीज मिल जाएगी ना। इस चीज को ऐसे लिख दो, देखो ये टर्म यहां मिल गई आपको। जब भी दो रिएक्शन को ऐड करो तो जो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ये देख पा रहे हो यहाँ से, इस रिएक्शन को हमने किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो ये तो ऐड किया तब होगा ऐसे, अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या चेंज आएगा। इसी चीज में ये कह दो कि मैं इन दोनों रिएक्शन को नेगेटिव कर रहा हूँ तब क्या चेंज आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे x माइनस हो जाएगा, 20 से y माइनस हो जाएगा, और इनके जो ये तो सेम ही रहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। ये क्या आएगा, इसमें देखो क्या चेंज आएगा, जब प्लस में थे तब क्या था, और ये नेगेटिव में आने से क्या फर्क पड़ा। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ आप इसके लिए, b की पावर 1, और फिर ये क्या है, पहले तो आपको किसका लिखते हैं प्रोडक्ट, और y की पावर क्या आएगी -1, माइनस देखो माइनस यहाँ माइनस है ना ये, इसके लिए 1 की पावर 1 और x की पावर -1 ऐसे। तो ये माइनस वाली टर्म को आप देखोगे तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और y नीचे आएगा पावर तो ये प्लस में हो जाएगी। ऐसे लिख दे इसको b a, और ये टर्म ऊपर जाएगी x और ये नीचे आ जाएगा y। ये देखो ये तो टर्म b अपॉन a ये रहा, और ये x अपॉन y। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जब हम K1 और K2 को डिवाइड करेंगे तो यही तो टर्म मिलेगी। जब ऐड करेंगे, जब दो इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई में मिलेंगे K1 और K2, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे K1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब रेसिप्रोकल करेंगे, जो हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी इसी के अंदर कैरेक्टर, तो रेसिप्रोकल किया तब क्या चेंज आया, तब वो उनको अपोजिट जैसे उनको बदल दिया तो वो रेसिप्रोकल में आ जाएंगे। ठीक है, वो रेसिप्रोकल वाला, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चला जाएगा पावर के अंदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है इसकी। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इनको हम एक साथ देखते हैं। देखो क्या क्या आएगा, कौन सी देखी थी पहली, जब हम किसी भी रिएक्शन को क्या करेंगे, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की तरफ लेंगे, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की तरफ लेंगे, तब क्या चेंज आएगा, रेसिप्रोकल का। दूसरी कौन सी देखी थी, लिख देता हूँ यहाँ से a प्लस बी ये फॉर्म कर रहा था c, और c को यहाँ लिए
और a प्लस बी यहाँ आ गया, तो क्या चेंज आया था, ये टर्म मिल जाएगी आपको, रेसिप्रोकल में आ जाएगा ये, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो K1 के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 ये एक साथ लिखते हैं चीज़ों को। दूसरी कौन सी देखी थी, जब इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, जब हम किसी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी टर्म, इसके लिए K1 कंसीडर करते हैं, इसी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये पावर में चली जाएगी इसके। फिर तीसरी कौन सी देखी थी, जब हम ऐड करते हैं दो इक्वेशन को, a और b देखा था, ये फॉर्म कर रहा है x और y को जब ऐड किया था, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2, जब ऐड किया था तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मिला, जो जाएगा इनके मल्टीप्लाई में, यही रिजल्ट मिला ना हमारे को। और लास्ट में कौन सा था, जब हम इनको मल्टीप्लाई, ये तो ऐड किया तब, और जब इनको माइनस करेंगे तब क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, माइनस करेंगे तब क्या आएगा, ये एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ये इनके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये चारों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने इस चैप्टर के स्टार्ट किया था वीडियो, हमने केपी और कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, फिर इनके रिलेशन देखे केपी कैसे, फिर इनकी यूनिट देखी, कंसंट्रेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लीटर, मोल लीटर, फिर जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के वो लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट के लिखेंगे फिर माइनस रिएक्टेंट के करेंगे, ठीक है, और फिर और अगर प्रेशर हो तो फिर एटीएम, पहले किसके लिखेंगे, प्रोडक्ट के, फिर रिएक्टेंट के जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो लिखेंगे, ठीक है। फिर केपी कैसी, केपी इक्वल्स टू कैसी, आरटी अपॉन डेल्टा एनजी, वो रिलेशन देखा, फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम इसके बारे में जो और भी प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें मेन पॉइंट है लीच एटेरियर प्रिंसिपल, वो अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।